साल 2025 का शुभारंभ भक्ति, आस्था और विश्वास को समेटती इन तस्वीरों के साथ हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से होने जा रहा है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संगम की रेती से लेकर प्रयागराज की गलियों और सड़कों तक आस्था और भक्ति की मानो खुशबू बिखरने लगी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत महाकुंभ में साक्षी बनने के लिए प्रयाग की पावन धरा पर पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ सभी अखाड़े कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। कोई घोड़े और बग्घी पर पहुंचा तो कोई रथ पर सवार होकर कुंभ मेला क्षेत्र में दाखिल हुआ। कहीं हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं तो आस्था और उत्सव के रंग बिखर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। लिहाजा यहाँ सुरक्षा और भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। संतों के अद्भुत संसार की जो तस्वीर दुनिया कभी और कहीं नहीं देख पाती, वो आपको कुंभ में दिखती है। संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग साल के पहले महीने में बिखरने लगे हैं। दो 2025 में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में फिलहाल तो पहले तल, परकोटा और शेष 6 मंदिरों का काम पूरी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 2025 में मंदिर के परकोटे का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि मंदिर में फिनिशिंग का काम जारी रहेगा। मंदिर के शिखर का निर्माण फरवरी 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। राम मंदिर परिसर का कार्य 30 जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। 3 मंजिला राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर और मुख्य शिखर पूर्ण रूप से स्वर्ण जड़ित बनाया जा रहा है। राम मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम को छोड़कर जून 2025 तक निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर क्षेत्र में दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी तैयार करा रहा है। इनमें शिव मंदिर के अलावा सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर शामिल हैं। दिव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के मोहक बाल स्वरूप रामलला को विराजे 1 साल होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस अवसर को हिंदी कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी 2025 को मनाएगा। हिंदी तिथि के अनुसार पौष मास की द्वादशी तिथि को प्रभु श्री राम विराजमान हुए थे, जो 2025 में 11 जनवरी को है। ऐसे में अयोध्या में 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2025 तक 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ को त्रेता युग जैसी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों का भी इस दौरान आयोजन होगा। नए साल 2025 में ऐसा मौका भी आएगा जब 100 साल के बाद कोई अद्भुत संयोग बनेगा। वैदिक ज्योतिष अनुसार 2025 में शनि गोचर और सूर्य ग्रहण एक साथ ही पड़ने जा रहा है। 29 मार्च को शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे। इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, मतलब एक ही दिन शनि का गोचर और सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है। इसके चलते बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस संयोग के बनने से अद्भुत फल की प्राप्ति हो सकती है। भारत की सैन्य ताकत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। 2025 में रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप देगा। रूस और भारत के बीच साल 2019 में
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी। इस डील के तहत रूस अब तक भारत को S-400 की 3 यूनिट सौंप चुका है, लेकिन 2025 में अब रूस 2 यूनिट और सौंपेगा। दरअसल LAC पर चीन तेजी से बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है, जिसके जवाब में भारत भी तेजी से निर्माण में जुटा है। S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। भारत ने रूस से मिले 3 S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन से लगते सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया हुआ है। ऐसा करने से भारत के बॉर्डर पर सैन्य ताकत को मजबूती मिली है। भारत की सैन्य ताकत बढ़ने के लिहाज से 2025 का साल काफी अहम माना जा रहा है। 2025 में भारत की नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल क्षमता में इजाफा होने जा रहा है। दरअसल भारत 2025 के आखिर तक रूस के साथ ब्रह्मोस NG इंडो रशियन क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। फ्लाइट टेस्ट के लिए नए ब्रह्मोस NG रॉकेट के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे और इसकी लॉन्चिंग 2025 के आखिर में होगी। ब्रह्मोस भारत की ताकतवर मिसाइल्स में से एक है और भारतीय सेना लंबे समय से इसका इस्तेमाल भी कर रही है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से जुड़कर बना है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। भारत चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए रॉकेट के कॉम्पैक्ट संस्करण को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। अब भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस NG पर काम शुरू कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मन के रेडार में नहीं आएगी, यानी ये मौजूदा मिसाइल का गुप्त और हल्का वेरिएंट है। ब्रह्मोस NG पुरानी ब्रह्मोस से करीब 50% हल्की, 3 मीटर छोटी होगी। हालांकि इसकी रेंज पुरानी मिसाइल के बराबर यानी 290 किलोमीटर ही होगी। इसे एयरफोर्स के स्वदेशी LCA तेजस विमान में फिट किया जाएगा। LCA तेजस के लिए विकसित नई ब्रह्मोस NG मिसाइल विमान की लड़ाकू क्षमता को भी बढ़ाएगी। हर साल की तरह 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। आम आदमी की बजट में खास नजर इसी पर होती है कि उसकी इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाए या फिर उसे इनकम पर टैक्स कम देना पड़े। यानी अगला बजट निम्न आय वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। हालांकि ज्यादा टैक्स स्लैब वालों के लिए कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख से 7 लाख के टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्स पेयर्स को फायदा मिल सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा को 3 लाख रुपए से ज्यादा भी बढ़ा सकती है। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill. साल 2025 में एक देश और एक चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला मुमकिन है। दिसंबर 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सरकार ने इससे जुड़े बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लोकसभा में पेश किया था। अब नए साल में देशव्यापी मंथन के बाद इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। बिल के तहत देश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव कानून के रूप में लागू हो गया तो इसका बड़ा असर आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। दो 2025 में वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में नया कानून बन सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2024 में भी इससे जुड़े बिल को पास कराने की कोशिश की थी, मगर विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब एनडीए सरकार वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी देना चाहती है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो देश भर में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
साल 2025 का आगाज एक बड़े फैसले से हो सकता है। माना जा रहा है कि इस साल यानी 2025 में जनगणना की शुरुआत हो सकती है, जो 2026 तक चलेगी। हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2025 में राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद जनगणना अगली बार 2035 में होगी। देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे और साथ ही संकलित किए जाएंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों और अन्य मतों के अनुयायियों की भी जातियां गिनी जाएंगी। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है। साल 2025 में उत्तर प्रदेश को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। माना जा रहा है कि नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में उड़ान शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद के दौरान अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री के हाथों जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाने का दावा किया। नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इतना ही नहीं, इसे विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से दिल्ली एनसीआर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के पूरे हवाई यात्रा का बोझ अकेले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से इसका बोझ भी हल्का होगा। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक का सफर मात्र 2.5 घंटे में पूरा होने का सपना 2025 में पूरा होने जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि फरवरी 2025 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खास बात ये होगी कि इस हाईवे पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, यानी इस मार्ग पर टोल टैक्स का नया नियम लागू होगा। नए नियम के अनुसार आपको उतना ही पैसा देना होगा जितने हाईवे पर आप चलोगे। अभी तक दिल्ली और देहरादून का जो सफर 6 से 7 घंटे में पूरा होता है, उसका समय भी घटकर 2.5 से 3 घंटे हो जाएगा। दो 2025 में मेरठ को कुंभ नगरी प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो सकता है। एनसीआर दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, जो एनसीआर क्षेत्र में आने वाले मेरठ से सीधा प्रयागराज को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी, जो यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 6 लेन इस लंबे एक्सप्रेसवे की मदद से अब मेरठ से प्रयागराज जाने में सिर्फ 8 घंटे का वक्त लगेगा, जहां पहले 11 घंटे का वक्त लगता था। यानी अब इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश सीधा जुड़ पाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य 66% पूरा हो गया है, बाकी 34% का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सीएम योगी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। आगरा अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2025 से शुरू होगा। 65 किलोमीटर लंबे 4 लेन के एक्सप्रेसवे निर्माण पर 3200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के बनने से आगरा से अलीगढ़ पहुंचने का समय 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटे का रह जाएगा। एक्सप्रेसवे आगरा, हाथरस और अलीगढ़ जिले की बाहरी सीमा से होकर गुजरेगा। इससे नई दिल्ली, आगरा, ग्रेटर नोएडा आने जाने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले 519 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य साल 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जिससे न सिर्फ आना जाना आसान होगा बल्कि कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश में 84.3 किलोमीटर, बिहार में 416.2 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा। नए साल में देश को 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिल सकते हैं। इनमें 2 ईस्ट कॉरिडोर और तीसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शामिल है। तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 4,315 किलोमीटर होगी। ईस्ट कॉरिडोर के तहत खड़गपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर तैयार होगा। दूसरा कॉरिडोर पालघर, भुसावल और दानाकुनी के बीच होगा, जबकि तीसरा कॉरिडोर इटारसी विजयवाड़ा के बीच बनेगा। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर भी शुरू होगा। यहाँ की सभी 33 फैक्ट्रियों में शस्त्र और उनके पुर्जे बनने शुरू हो जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर में ड्रोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और छोटे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे करीब 9,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नए साल का पहला ही महीना कार्स और बाइक के शौकीनों के लिए नया रोमांच लेकर आएगा। 17 जनवरी से दिल्ली में भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 की शुरुआत होने वाली है, जो 22 जनवरी तक चलेगी। इस मोटर एक्सपो में कई लग्जरी और स्पोर्ट्स कार के साथ ही स्पोर्ट्स बाइक की झलक भी देखने को मिलेगी। इस इवेंट में 34 ब्रांड आने वाले हैं। भारत मोबिलिटी एक्सपो का ये 17वां एडिशन है। ये मोटर शो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होने जा रहा है। भारत में इस ऑटो एक्सपो की शुरुआत साल 1986 से हुई थी। ऑटो एक्सपो 2025 में कई कार मेकर्स आने जा रहे हैं। इस मोटर शो में मर्सिडीज, BMW और पोर्शे जैसी बिग ब्रांड्स अपनी लेटेस्ट कार मॉडल्स लेकर आएंगे।